अल्काट्राज जैसी खूंखार और अभेद्य जेल में 3 साल की लंबी और घुटन भरी कैद काटने के बाद एक कैदी की जिंदगी में अचानक एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। फ्रैंक नाम का यह कैदी अपनी काल कोठरी के अंधेरे में बैठा होता है, जहां उसकी नजरों के सामने एक छोटा सा कॉकरोच रेंगता हुआ दिखाई देता है। वह कॉकरोच एक दीवार के निचले हिस्से में बनी लोहे की जाली वेंटिलेशन ग्रिल के पास जाकर गायब हो जाता है। यह एक बहुत ही मामूली सी घटना थी, लेकिन आजादी की तड़प ने फ्रैंक के दिमाग में एक चिंगारी सुलगा दी। वह तुरंत अपनी जगह से उठता है और उस जाली के करीब जाकर उसे ध्यान से देखता है। वह अपने सेल की बत्ती बुझा देता है ताकि कोई गार्ड उसे देख न सके, और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा नेल कटर निकालकर उस जाली के आस पास की दीवार को खुरचने की कोशिश करता है। जैसे ही वह दीवार पर नेल कटर रगड़ता है, सीमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर फ्रैंक की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि समुद्र की नमी और सीलन की वजह से सालों पुरानी इस जेल की दीवारें अंदर से कमजोर हो चुकी हैं। वह पूरी ताकत लगाकर उस दीवार को खुरचने लगता है, मानो उसे आजादी का रास्ता मिल गया हो। लेकिन तभी सामने वाले सेल से एक दूसरे कैदी के खांसने और करवट बदलने की आवाज आती है। फ्रैंक तुरंत सतर्क हो जाता है और समझ जाता है कि सिर्फ एक नेल कट्टर के सहारे इस मोटी दीवार को तोड़ना नामुमकिन है। नेल कट्टर बहुत छोटा था और अगर वह इसी से खुदाई करता रहा तो उसकी उंगलियां छिल जाएंगी और गार्ड्स को शक हो जाएगा। उसे किसी बड़े, मजबूत और धारदार औजार की सख्त जरूरत थी। अगले दिन जब सभी कैदी मेस हॉल भोजन कक्ष में लंच कर रहे होते हैं, तब फ्रैंक की नजर अपने हाथ में पकड़े चम्मच पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार तरकीब आती है। वह मेज के नीचे अपने पैरों को ले जाता है और अपने चमड़े के भारी जूतों की एड़ी से चम्मच को रगड़ना शुरू कर देता है। वह इतनी जोर से रगड़ता है कि चम्मच 2 हिस्सों में टूट जाता है। फिर वह बड़ी चालाकी से गार्ड को अपने पास बुलाता है और उसे एक गंदा चम्मच दिखाते हुए कहता है कि उसे खाने के लिए एक साफ चम्मच चाहिए। इसी बीच उसके साथी कैदी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए आपस में बहस करने का नाटक करते हैं। गार्ड बिना कुछ सोचे समझे उसे एक नया चम्मच दे देता है। अब फ्रैंक के पास एक पूरा चम्मच भी था और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसे वह अपनी जेब में छिपा चुका था। अब फ्रैंक को इस चम्मच को एक मजबूत औजार में बदलना था। इसके लिए वह जेल के एक ऐसे पुराने कैदी के पास जाता है जिसकी पहुंच जेल के अंदर कई चीजों तक होती है। फ्रैंक उस कैदी से एक चांदी का सिक्का और कुछ माचिस की तीलियां मांगता है। इसके बदले में वह उस कैदी को अपने अगले 15 दिनों का मीठा डेजर्ट देने का सौदा करता है। सामान मिलने के 5 दिनों के बाद है कि तारा होता है कि उसके बदले में वो उस कैदी को अद्धा सरकारें लेता है। बाद रात के अंधेरे में फ्रैंक अपने काम में लग जाता है। वह सबसे पहले उस चांदी के सिक्के को घिस कर उसका बारीक पाउडर बना लेता है। फिर वह माचिस की तीलियों का बारूद इकट्ठा करता है। वह अपने नेल कट्टर के फाइलर, रेती और टूटे हुए चम्मच कारा ना जाता है और घर में बार करेने ये के हिस्से को एक साथ रखता है। उनके बीच में चांदी का पाउडर डालता है और बारूद की मदद से आग लगा देता है। आग की तेज लपटों से चांदी पिघल जाती है और एक वेल्डिंग का काम करती है। चम्मच और रेती आपस में जुड़कर एक बहुत ही मजबूत और धारदार औजार बन जाते हैं जो दीवार की खुदाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब हर रात फ्रैंक अपनी काल कोठरी में खुदाई का काम शुरू कर देता है। वह बहुत सावधानी से काम करता है ताकि किसी को आवाज न आए। जब भी गार्ड गश्त पर आता, उसका एक साथी खांसकर या सीटी बजाकर उसे इशारा कर देता। इशारा मिलते ही फ्रैंक तुरंत खुदाई का काम रोक देता, छेद को एक कार्डबोर्ड और अपने सूटकेस से छिपा देता और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता। खुदाई से निकलने वाले मलबे और धूल को वह अपनी पैंट की जेबों में भर लेता और अगले दिन जब कैदियों को टहलने के लिए बाहर मैदान में ले जाया जाता तो वह चुपके से उस मलबे को मिट्टी में मिला देता या फ्लश कर देता। धीरे धीरे वह छेद इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर से कोई भी इंसान रेंग कर निकल सकता था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। उस छेद को हर समय छिपा कर रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जेल में कभी भी तलाशी हो सकती थी। इसलिए फ्रैंक एक नकली जाली वेंट कवर बनाने का फैसला करता है। वह पुरानी पत्रिकाओं के पन्नों, टॉयलेट पेपर और पानी को मिलाकर एक पेस्ट पेपर मेशे तैयार करता है और उसे बिल्कुल उस लोहे की जाली जैसा आकार दे देता है। फिर वह कुछ रंग चुराकर उसे दीवार के रंग जैसा पेंट कर देता है। यह नकली जाली इतनी असली दिखती थी कि कोई भी इसे देखकर धोखा खा सकता था। एक दिन जब फ्रैंक लकड़ी के कारखाने वुडशॉप में काम कर रहा होता है तो उसे धातु का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जो उसके बहुत काम आ सकता था। वह उसे अपनी जेब में छिपा लेता है, लेकिन जब काम खत्म होने के बाद सभी कैदियों की तलाशी ली जाती है तो मेटल डिटेक्टर मशीन फ्रैंक के पास आते ही जोर जोर से आवाज करने लगती है। गार्ड तुरंत सतर्क हो जाते हैं। फ्रैंक का दिमाग बहुत तेज चलता है। वह मशीन की आवाज सुनते ही अपनी जेब से एक कपड़े टांगने वाला छोटा सा हुक निकालकर गार्ड को देता है और कहता है कि उसने इसे अपने कोट को टांगने के लिए रखा था। गार्ड उस हुक को जब्त कर लेता है और मशीन बंद हो जाती है। गार्ड को लगता है कि मशीन इसी हुक की वजह से बजी थी,
लेकिन हकीकत में फ्रैंक ने धातु का वह असली और बड़ा टुकड़ा अपने जूतों के तलवे के नीचे छिपा रखा था, जहां मशीन की तरंगे नहीं पहुंच पाईं। अपनी इस चालाकी से वह एक बहुत बड़े खतरे से बच निकलता है। दीवार का छेद तो बन गया था, लेकिन भागने वाली रात को बिस्तर खाली देखकर गार्ड्स को तुरंत शक हो जाता। इस समस्या से निपटने के लिए फ्रैंक और उसके साथियों ने एक बहुत ही खौफनाक लेकिन जीनियस योजना बनाई। उन्होंने कागज, साबुन, टॉयलेट पेपर और पानी की मदद से इंसानी सिर के आकार के नकली पुतले डमी हेड बनाने शुरू किए। जेल में नाई का काम करने वाला उनका एक साथी कैदियों के कटे हुए असली बाल इकट्ठा करके ले आता था। उन बालों को वे उन नकली सिरों पर चिपका देते थे और स्किन कलर, त्वचा के रंग के पेंट से उन चेहरों को बिल्कुल अपने जैसा बना देते थे। रात के समय जेल की मध्यम रोशनी में जब उन नकली सिरों को तकिए पर रखकर ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया जाता तो ऐसा लगता था मानो कोई असली इंसान गहरी नींद में सो रहा हो। गार्ड्स के लिए बाहर से देखकर यह पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन था कि बिस्तर पर कोई कैदी है या सिर्फ कागज का एक पुतला। जब फ्रैंक अपनी काल कोठरी के पीछे वाले संकरे पाइपों और वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर छत तक जाने का एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते के बीच में लोहे की एक बहुत भारी और मजबूत ग्रिल लगी हुई थी जिसे नट और बोल्ट से कसकर बंद किया गया था। बिना किसी भारी मशीन या इलेक्ट्रिक औजार के उन लोहे के बोल्ट्स को काटना इंसान के बस की बात नहीं थी। फ्रैंक को एक मोटर की जरूरत थी। एक दिन जेल के म्यूजिक रूम में जब कुछ कैदी वाद्य यंत्र बजा रहे होते हैं तब फ्रैंक की नजर एक कोने में रखे हुए पुराने टेबल फैन पर पड़ती है। वह धीरे से उस पंखे के पास जाता है, उसे खोलता है और उसकी मोटर निकालकर अपने साथी के अकॉर्डियन, एक प्रकार का बाजा, के खाली बॉक्स में छिपा देता है। जब वे लोग वापस अपने सेल की तरफ लौट रहे होते हैं तो एक गार्ड अचानक चेकिंग के लिए उन्हें रोक लेता है। सभी कैदियों की सांसें अटक जाती हैं। गार्ड वाद्य यंत्रों के बक्सों की तलाशी लेने लगता है, लेकिन किस्मत से वह फ्रैंक के साथी के बॉक्स की जगह किसी दूसरे कैदी के बॉक्स को खोलकर चेक करता है और उन्हें जाने देता है। इस तरह एक बार फिर फ्रैंक बाल बाल बच जाता है। अपने सेल में पहुंचकर फ्रैंक उस पंखे की मोटर, कुछ तारों और धातु के टुकड़ों को जोड़कर एक छोटी लेकिन कारगर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बना लेता है। अगली कुछ रातों तक वह अपनी काल कोठरी के पीछे वाले अंधेरे शाफ्ट में बैठकर उस ड्रिल मशीन से लोहे की जाली के बोल्ट्स को काटने का काम करता है। यह काम बहुत ही जोखिम भरा था क्योंकि ड्रिल करते समय चिंगारियां निकलती थीं और मशीन से हल्की आवाज भी आती थी। एक रात जब वह ड्रिल कर रहा होता है तो ठीक उसी समय एक गार्ड नीचे वाले गलियारे से गश्त लगाता हुआ गुजरता है। फ्रैंक तुरंत मशीन बंद कर देता है और अंधेरे में अपनी सांसें रोकर छिप जाता है। गार्ड को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह ऊपर की तरफ टॉर्च मारता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह आगे बढ़ जाता है। फ्रैंक की मेहनत रंग लाती है और वह ऊपर वाली जाली के सारे बोल्ट्स काटने में सफल हो जाता है। अब छत तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ था। इसी बीच जेल के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण होता जा रहा था। जेल का वार्डन एक बेहद क्रूर और घमंडी इंसान था जिसे कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में मजा आता था। डॉक नाम का एक बहुत ही शांत और बूढ़ा कैदी था जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। वह अपनी काल कोठरी में बैठकर खूबसूरत तस्वीरें बनाता था जो इस नर्क जैसी जेल में उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। एक दिन वार्डन चेकिंग के दौरान डॉक के सेल में आता है और उसकी बनाई हुई एक तस्वीर को देखकर भड़क जाता है। वह बिना किसी कारण के डॉक के सारे रंग, ब्रश और कैनवास जब्त कर लेता है और आदेश देता है कि डॉक आज के बाद कभी पेंटिंग नहीं कर पाएगा। इस अमानवीय फैसले से डॉक अंदर तक टूट जाता है। अगले दिन लकड़ी के कारखाने में काम करते समय निराशा और सदमे में डूबा हुआ डॉक एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी ही उंगलियों को काट डालता है। खून से लथपथ डॉक को देखकर सारे कैदी दहल जाते हैं। एक और कैदी जिसे बागवानी का शौक था, उसने बड़ी मेहनत से एक पीला फूल गुलदाउदी उगाया था। वह फूल उस बंजर जेल में जीवन और उम्मीद का प्रतीक था, लेकिन वार्डन उस फूल को अपने जूतों से कुचल देता है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि इस जेल में कोई उम्मीद जिंदा नहीं रह सकती। इन घटनाओं ने फ्रैंक और उसके साथियों के अंदर बैठे डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वे किसी भी कीमत पर उस जेल से भागने के लिए तैयार थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। भागने की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है। वार्डन अचानक सरप्राइज चेकिंग के लिए सीधे फ्रैंक के सेल में आ धमकता है। फ्रैंक के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि दीवार का छेद सिर्फ उस नकली जाली और एक सूटकेस के पीछे छिपा हुआ था। वार्डन अंदर आता है, चारों तरफ गहरी नजर दौड़ाता है और फिर उस सूटकेस को वहां से हटा देता है। फ्रैंक की धड़कनें रुक जाती हैं, लेकिन वह नकली जाली इतनी सटीकता से बनाई गई थी कि वार्डन उसे पहचान नहीं पाता। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, लेकिन वह जाते जाते फ्रैंक से कहता है कि कल सुबह उसे एक नए और ज्यादा सुरक्षित सेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यह सुनकर फ्रैंक समझ जाता है कि अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है। अगर भागना है तो इसी रात भागना होगा, वरना वह हमेशा के लिए इस जेल में सड़ता रहेगा। जैसे ही रात गहराती है और
जेल में सन्नाटा छा जाता है। फ्रैंक और उसके 3 साथी अपनी योजना को अंतिम रूप देते हैं। वे अपने अपने बिस्तरों पर वो नकली सिर रख देते हैं और उन्हें कंबलों से ऐसे ढक देते हैं मानो वे सो रहे हों। फिर वे एक एक करके वेंटिलेशन ग्रिल को हटाते हैं और दीवार के छेद से रेंगकर उस अंधेरे शाफ्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका एक साथी चार्ली ऐन मौके पर डर के मारे कांपने लगता है। उसका हौसला टूट जाता है और वह छेद के अंदर जाने से मना कर देता है। फ्रैंक उसे बहुत समझाता है, लेकिन चार्ली अपने सेल में ही बैठा रहता है और खामोशी से रोने लगता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, फ्रैंक और उसके 2 साथी क्लेरेंस और जॉन एंगलिन। वे तीनों शाफ्ट की पाइपों को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। रास्ते में मकड़ी के जाले, धूल और घुटन थी, लेकिन आजादी की हवा उन्हें ऊपर खींच रही थी। लोहे की कटी हुई जाली को हटाकर वे लोग जेल की छत पर पहुंच जाते हैं। रात बहुत सर्द थी और आसमान में गहरा कोहरा छाया हुआ था। छत पर पहुंचते ही उन्हें सर्चलाइट की तेज रोशनी दिखाई देती है जो पूरे इलाके में घूम रही थी। वे लोग छत के एक कोने में छिप जाते हैं और सर्चलाइट के घूमने के पैटर्न, समय का अंदाजा लगाते हैं। जैसे ही लाइट दूसरी तरफ जाती है, वे लोग रेंगते हुए छत को पार करते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब उन्हें एक बहुत ही ऊंची और खतरनाक दीवार से नीचे उतरना था। वे पाइपों और छज्जों का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते हैं। थोड़ी सी भी चूक उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेल सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ देती है और वे बिना किसी गार्ड की नजर में आए जेल की बाहरी बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं। लोहे की कंटीली तारों को पार करके वे लोग आखिरकार समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र का पानी बर्फ जैसा ठंडा था और लहरें बहुत तेजी से उठ रही थी। उनके पास कोई नाव नहीं थी, लेकिन उन्होंने पिछले कई महीनों से जेल के रेनकोट चुराकर और उन्हें एक खास तरह के गोंद से चिपकाकर एक हवा भरने वाली नाव, राफ्ट और लाइफ जैकेट तैयार कर ली थी। वे लोग जल्दी जल्दी एक बाजे, अकॉर्डियन और कई माने कर आपराज सह कर अपने मुंह की मदद से उस रेनकोट वाली नाव में हवा भरते हैं। जैसे ही नाव तैयार होती है, वे लोग उस भयंकर ठंडे और काले समुद्र में छलांग लगा देते हैं। वे अपनी नाव को पकड़कर पूरे जोर से तैरने लगते हैं ताकि जेल के सर्चलाइट की जद से बाहर निकल सकें। समुद्र की लहरें उन्हें निगलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आजादी की चाहत उन्हें आगे धकेल रही थी। धीरे धीरे वे लोग उस घने कोहरे और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब जेल का सायरन बजता है तो एक गार्ड रोजाना की तरह कैदियों की गिनती करने के लिए फ्रैंक के सेल के पास आता है। वह देखता है कि फ्रैंक अभी तक बिस्तर पर सो रहा है। गार्ड को बहुत गुस्सा आता है। वह जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। फिर वह अपनी छड़ी बैटन से लोहे की सलाखों को पीटा है और अंदर जाकर बिस्तर पर जोर से डंडा मारता है। डंडा लगते ही बिस्तर से वह कागज का नकली सिर नीचे फर्श पर गिर पड़ता है और टूट जाता है। यह खौफनाक नजारा देखकर गार्ड के होश उड़ जाते हैं। पलक झपकते ही पूरी जेल में खतरे का अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज पूरे द्वीप पर गूंज उठती है। जेल प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। वार्डन खुद भागता हुआ आता है और दीवार में बने उस छेद को देखकर दंग रह जाता है। तुरंत पुलिस, कोस्ट गार्ड, हेलीकॉप्टर और तेज रफ्तार नावों को बुला लिया जाता है। पूरे सैन फ्रांसिस्को खाड़ी इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया जाता है। हर एक चट्टान, हर एक किनारे को छाना जाता है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उन तीनों कैदियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। शाम के समय वार्डन अपने अधिकारियों के साथ समुद्र के एक चट्टानी किनारे पर खड़ा होता है। लहरें कुछ मलबा किनारे पर फेंक रही थी। वार्डन को पानी में तैरता हुआ रेनकोट का एक फटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिससे कैदियों ने नाव बनाई थी। और थोड़ी दूर पर पानी में तैरता हुआ वही पीला फूल, गुलदाउदी दिखाई देता है, जिसे वार्डन ने कुछ दिन पहले कुचल दिया था। वार्डन उस फूल को अपने हाथ में उठाता है। उसका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो चुका था। वह कभी नहीं मानना चाहता था कि उसकी अभेद्य जेल से कोई जिंदा भाग सकता है। वह मीडिया और पुलिस के सामने सख्त आवाज में घोषणा करता है कि खाड़ी का पानी बहुत परेशान नहीं है, ठंडा था और लहरें बहुत तेज थीं, इसलिए वे तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर चुके हैं। वह आधिकारिक तौर पर फाइल बंद कर देता है, लेकिन जब वह अकेले में उस पीले फूल को देखता है तो उसके मन में एक भयानक शक पैदा हो जाता है। वह फूल इस बात का इशारा कर रहा था कि शायद उन कैदियों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। शायद वे लोग उस मौत के समुद्र को पार करके किसी नई दुनिया में पहुंच गए हैं। क्या वे सच में डूब गए थे या उन्होंने वार्डन के घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया था? इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिला और अल्काट्राज से भागने की यह कहानी इतिहास का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई।